215 सीटें अरुणाचल प्रदेश में नगर पालिका की, नगर निगम की थी, उसमें से 185, जी हां 215 में से 185 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। ये जो सीटें हैं ये मात्र नगर परिषद का चुनाव नहीं है, ये लोगों का विश्वास है मोदी के ऊपर। ये कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है कि जिन लोगों को तुमने 70 साल मूर्ख बनाया, 70 साल तुमने ध्यान नहीं दिया, वो लोग अब जागरूक हो चुके हैं और जान चुके हैं कि भाजपा है तो नॉर्थ ईस्ट है, भाजपा है तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों का ख्याल रखता है। और आज जब अमित शाह जी वहां रैली कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से हमने कनेक्टिविटी की है, सड़कों की, रेल की, और आप देखिए आईटी सेक्टर को वहां बढ़ावा देने के लिए वहां ये सब किया गया, फाइबर ऑप्टिकल वायर बिछाया गया, लोगों को रोजगार देने के लिए साधन उपलब्ध कराए गए, और इसलिए लोगों ने मोदी जी पर विश्वास किया और ठप्पा लगाया कि अब हम तुम्हारे साथ हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अरुणाचल प्रदेश से भाजपा के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी की खबर है, और वो खबर ये है कि इतिहास में पहली बार देश की आज़ादी के बाद भाजपा का परचम नॉर्थ ईस्ट में इस तरह से लहराया है कि अब भाजपा का कार्यकर्ता उत्साहित है कि एक कोना ऐसा छूट रहा था नॉर्थ ईस्ट का कि जहां भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत में नहीं थी या पूरी ताकत से कहीं भी ग्रामीण अंचल और नगर पालिकाओं में नहीं थी। अब जो परिणाम आया है नगर परिषद का, तो उस परिणाम में आप देखिए कि 215 सीटें अरुणाचल प्रदेश में नगर पालिका की, नगर निगम की थी, उसमें से 185, जी हां 215 में से 185 सीटों पर भाजपा ने कब्जा जमाया है। ये बहुत बड़ी खबर पूरे देश को जानने के लिए है कि आप देखिए कि जिस भाजपा को ऐसा कट्टर हिंदू बताकर, आरएसएस वाले बताकर एक विशेष वर्ग को डराया जाता था, देश की आजादी के 70 साल में केवल वोट लेकर वोट बैंक की तरह उन्हें यूज किया गया, डराया गया, नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया गया और उनको यह कहा गया कि आप बिल्कुल अलग थलग रहें, उनको उनके झगड़ों में उलझाया गया, नॉर्थ ईस्ट वर्सेस ऑल, और उनको ऐसा अलग किया गया कि वहां आंदोलन किए गए, बोडो आंदोलन खड़ा किया गया, तरह तरह के मुद्दे नए नए उठाए गए, और ये कांग्रेस की चाल थी जिसके कारण वो वहां विकास ना करके बिना विकास किए भी लोगों को मूर्ख बनाकर सत्ता में काबिज हो सके। लेकिन आज मोदी सरकार जब 2014 से केंद्र में आई है, उनका सीधा पहला फंडा यह है कि सबका साथ सबका विकास, और ये सबका साथ सबका विकास अब के पहले कई सरकारें आई, उन्होंने भी नारे दिए गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को हटाया। लेकिन ये जो पहली सरकार आई है मोदी की 2014 में, सबका साथ सबका विकास जो नारा दिया, लोगों ने देखा कि ये नारा वास्तव में नारा नहीं है, ये तो एक अभियान है, और ये मोदी सरकार का अभियान भारत के हर कोने में उन्होंने इसको चलाया, जिसके कारण आप देखिए कि धुर विरोधी जहां लोग रहते हैं, वो हैदराबाद ऐसी जगह जहां ओवैसी दिन रात भाजपा और आरएसएस को कोसता रहता है, उसने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, वहां अपने व्यक्तिगत संबंध बनाकर और किस तरह से गुटबाजी की, लेकिन ऐसा एक टेरर फैला के रखा और किस तरह की बदजुबानी वो करता था। लेकिन हैदराबाद के गढ़ में नगर निकाय के चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकली। उसके बाद आप देखिए जितने चुनाव हुए, चाहे मध्य प्रदेश में हुए, चाहे यूपी के उपचुनाव हुए, राजस्थान के ग्रामीण अंचल के चुनाव हुए ग्राम सभा के, और जम्मू और कश्मीर ने तो पूरी दुनिया को चौंका दिया कि जिस जम्मू कश्मीर में अभी तक ये अलगाववादी ताकतें, ये गुपकार गैंग, ये कांग्रेस पिछले 70 सालों से शासन कर रहा है और 70 सालों से कश्मीरियों को बंदूक और पत्थर थमा रहा है, और ये कहता है कि तुम्हारी आज़ादी के बाद ही तुम्हारा कुछ होगा, इस कश्मीर का विकास आज़ाद बिना नहीं हो सकता, और इसलिए आज़ादी की लड़ाई लड़ो। 70 साल से कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठन कश्मीरियों को लड़ा रहे हैं, डरा रहे हैं और आतंक से जूझवा रहे हैं। आतंकवादी वहां फैला दिए, घर घर से आतंकवादी निकालने की योजना इन कांग्रेसियों ने बनाई। लेकिन 2014 के बाद से कश्मीरियों को समझ में आ गया कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन यदि कोई है तो ये गुपकार गैंग और ये कांग्रेस है, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लिए किया क्या है, हमारे घर में बच्चों के लिए किया क्या है। उनके लिए कोई रोजगार के साधन नहीं है, शिक्षा का कोई स्तर नहीं है,
पढ़ने के लिए दिल्ली आना पड़ता है, कहीं इलाज कराना हो तो दिल्ली आना पड़ता है, जाने के लिए रास्ते नहीं हैं। अगर कश्मीर वालों को दिल्ली आना है तो आने में पहाड़ी रास्ते हैं, घंटों लग जाते हैं। विकास नहीं हो रहा है। आजादी 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 के नारे देकर पाकिस्तान परस्त आतंकवाद को पनपने के लिए पूरा माहौल दिया, और जब भी कभी सेना ने कार्रवाई की तो उस सेना की कार्रवाई पर मानवाधिकार संगठनों की आड़ में ये कांग्रेस ने, गुपकार गैंग ने हमेशा सवाल उठाया। लेकिन अब 2014 के बाद से मोदी सरकार ने जो विकास की बयार बहाई, कश्मीर के अंदर लोगों को जोड़ा, इससे ग्राम सभाओं को पावर दी, और वहां जो सड़कें बनाई, वहां बिजली का काम किया, वहां अस्पतालों को जोड़ा, और जो पूरे देश का मॉड्यूल है वो कश्मीर में लागू किया, तो उसका एक फल निकल के आया कि सारे गैंग मिल गए। गुपकार गैंग तो सामने से मिला, कांग्रेस ने अंदर खाने से समझौता किया, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के आई। क्यों आई? क्योंकि 2014 के बाद से मोदी सरकार ने यह दिखा दिया कि हम आतंकवाद को बिल्कुल सहन नहीं करेंगे और कश्मीरियों का विकास करेंगे। कश्मीरियों को नौकरियां दी गई, उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई, उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई, और वहां विकास हुए। इस विकास को देखकर लोगों के मन में आया कि हमें तो अभी तक भड़काया गया था, भटकाया गया था। मोदी जी तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, हमने तो कभी वोट दी ही नहीं। कश्मीर से कोई वोट नहीं मिली भाजपा को 2014 के चुनाव में, 2019 के चुनाव में वहां वोट नहीं मिली। जम्मू रीजन को अगर छोड़ दें तो पूरे कश्मीर में ये गुपकार गैंग ने लोगों को भड़काया। लेकिन आज लोगों को समझ में आया तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लोगों ने बताया। आतंकियों के बहकावे, भटकावे और धमकाने के बावजूद लोगों ने खुलकर वोटिंग की। औसतन 50% तक वोट हुई। जहां आतंक सबसे ज्यादा था, जहां 1 या 2% वोटिंग होती थी, वहां 7 से 10% वोटिंग हुई। ये करारा तमाचा गुपकार गैंग को लगा, कांग्रेस को लगा, उन अलगाववादी ताकतों को लगा जो कश्मीर को अलग करना चाहते थे। इसी तरह अरुणाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट का एरिया, जहां आप देखिए नागालैंड, वहां पर अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय, ये जो एरिया हैं, इस पूरी बेल्ट को एक तरह से हम कहें तो चीन परस्त, वहां पर चीन का बॉर्डर लगता है, उसको अलग थलग करने की बात की। और पिछले दिनों जब सीएए का विरोध हो रहा था, किस तरह से हमने सुना कि सरजिल इमाम नाम का एक युवक है जो प्लानिंग बता रहा है कि हम इस तरह से इस एरिया को काट सकते हैं, आसाम के इस भाग को हम काट सकते हैं। कितना महत्वपूर्ण था कि उस एरिया में सड़कें बने, उस एरिया के युवकों को रोजगार मिले, वहां लोगों को सुरक्षा की गारंटी मिले, स्वास्थ्य मिले। लेकिन केंद्र की सरकारों ने 70 साल में तो ध्यान दिया ही नहीं। और कब चीन वहां कब्जा कर लेगा ये किसी को नहीं पता था। चीन हमेशा दखलंदाजी अरुणाचल प्रदेश में करता रहा। इस गंभीरता को मोदी सरकार ने समझा और 2014 के बाद से सारी योजनाएं जो कांग्रेस के टाइम से अटकी पड़ी थी, वहां शिलान्यास तो हो गया था, काम नहीं हुए थे, तो उसको मोदी सरकार ने प्राथमिकता दी और युद्ध स्तर पर वो काम किया, क्योंकि वो देश की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला था। चीन आए दिन हिमाकत करता रहता था बॉर्डर एरिया में घुसपैठ की, वहीं लोगों को भी दिक्कत होती थी। तो आप देखिए कि जहां अभी नगर निगम में बीजेपी का पूरा पासी घाट में कब्जा हुआ है, विजयी हासिल की है, डिब्रूगढ़ से जोड़ने के लिए उस पासी घाट को एक पुल बनाने की रिक्वायरमेंट थी जो पिछले 70 साल से पेंडिंग पड़ी थी। कांग्रेसियों ने कभी ध्यान नहीं दिया और वहां के लोगों को, पासी घाट के लोगों को, अरुणाचल प्रदेश के लोगों को 100 किलोमीटर अतिरिक्त यात्रा करके वहां पहुंचना पड़ता था। इतनी प्रॉब्लम होती रही, 70 साल कांग्रेसी आंख मूंद के सोते रहे, किसी को चिंता नहीं हुई। लेकिन मोदी सरकार ने उनकी चिंता की, पुल बनाया। तो आज एशिया का सबसे बड़ा दूसरा पुल, वो लगभग 5 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी पर बनकर जब तैयार हुआ, तो वो जो अरुणाचल प्रदेश के सारी जनता है, उनकी आंख खुली कि यार अब तक हम मूर्ख बनते रहे, अब तक हम खामोखा आंदोलन करते रहे और आंदोलन करके हमने खुद का नुकसान किया, क्योंकि कोई कंपनी हमारे वहां जाने को तैयार नहीं हुई। और इसलिए उनके समझ में आया तो मोदी पर विश्वास जताया और आज उसका परिणाम सामने आया कि आप देखिए नगर निगम की चुनाव में 215 में से 185 सीटें
भाजपा को लोगों ने दी हैं। ये जो सीटें हैं ये मात्र नगर परिषद का चुनाव नहीं है, ये लोगों का विश्वास है मोदी के ऊपर। ये कांग्रेस के मुंह पर तमाचा है कि जिन लोगों को तुमने 70 साल मूर्ख बनाया, 70 साल तुमने ध्यान नहीं दिया, वो लोग अब जागरूक हो चुके हैं और जान चुके हैं कि भाजपा है तो नॉर्थ ईस्ट है, भाजपा है तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों का ख्याल रखता है। और आज जब अमित शाह जी वहां रैली कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, वो जाकर लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरह से हमने कनेक्टिविटी की है, सड़कों की, रेल की, और आप देखिए आईटी सेक्टर को वहां बढ़ावा देने के लिए वहां ये सब किया गया, फाइबर ऑप्टिकल वायर बिछाया गया, लोगों को रोजगार देने के लिए साधन उपलब्ध कराए गए। और इसलिए लोगों ने मोदी जी पर विश्वास किया और ठप्पा लगाया कि अब हम तुम्हारे साथ हैं। यह विपक्ष के लिए सोचने का विषय है। विपक्ष कुछ भी आरोप लगाए, कितने भी षड्यंत्र करे, अब उनके षड्यंत्र चलते नहीं हैं। सीए के नाम पर लोगों को बहकाने की कोशिश की कांग्रेस ने और विपक्ष ने, लेकिन वो चली नहीं, क्योंकि हमारी देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां इतनी अब सतर्क हैं कि वो कोई भी आप साजिश करो वो सब सामने आ जाती है। तो साजिश आ गई सामने कि ये केवल देश को जलाने की बात थी। 100 करोड़ रुपए की पीएफआई ने फंडिंग की थी, कांग्रेस के कहने पे ही वो आंदोलन शुरू हुआ था। उसका खुलासा हुआ तो कांग्रेसी मुंह छुपाते घूम रहे हैं। अब आज किसान आंदोलन किया जा रहा है। किसानों की बात करने वाला राहुल गांधी जो सदन में खड़े होकर वो बयान दे रहा था कि 2 रुपए किलो का किसान का आलू, और वो एक चिप्स आती है 10 रुपए की, वो कंपनी वाला बेचता है, बीच में बिचौलिए पैसे कमाते हैं, 2 रुपए किलो का किसान से आलू ले जाते हैं और फैक्ट्री वाले को बेच देते हैं। अंकल चिप्स जी जो है उसको महंगी कीमत में बेच रहे हैं। तो ये किसान को लाभ नहीं मिल रहा है, इसलिए क्या करें, सरकार को ऐसा रूल बनाना चाहिए, किसान नीतियों में परिवर्तन करना चाहिए ताकि किसान सीधी फसल उद्योगपतियों को बेच सके। राहुल गांधी अपने दिए हुए बयान को भूल गए। उन्होंने सोचा देश भी भूल गया होगा, फिर जनता को मूर्ख बनाओ, किसानों के बीच खड़े होकर सेल्फी लो और कहो 2 करोड़ किसान मेरे साथ हैं और हम किसानों के लिए लड़ेंगे। तो किसानों को कह रहे हैं उठना मत, सड़क से जाना मत, दिल्ली को घेर के बैठो, सारे देश के किसान यहां आ जाओ। तो वो दावा कर रहे हैं कि 2 करोड़ किसान मेरे साथ हैं, तो 2 करोड़ किसान दिल्ली को घेर लो, दिल्ली के लोगों का हवा पानी सब बंद कर दो, कोरोना के टाइम में बीमारी फैला दो। यहां उनके लिए दूध, फल, सब्जी जो दिल्ली वालों के लिए आ रही है इसको आने मत दो। जो उद्योग धंधे फैक्ट्रियां दिल्ली की चल रही हैं इनको ब्लॉक कर दो। यहां जो बाहर से लोग आते हैं उनको आने मत दो। ये साजिश कांग्रेस कर रही है और इस साजिश में वो किसानों का इस्तेमाल कर रही है। शर्म नहीं आ रही राहुल गांधी को कि यहां आंदोलनकारी किसानों को तो वो ट्वीट करके कविता पढ़ा रहे हैं कि डटे रहो वीर, तुम डटे रहो। तो तुम डटे रहो और तुम कहां जाओ, तुम भाग जाओ इटली। अरे तुम्हारे पास तो परमानेंट ठिकाना है ना कि इस देश में तुम कुछ भी बवाल कराओ और भाग के मामा जी की गोद में बैठ जाओ। तो कांग्रेस के पास तो मामा जी हैं राहुल गांधी के। लेकिन मैं बाकी कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी और उनकी मम्मी तो चली जाएगी मैके, मामा जी के घर चला जाएगा राहुल गांधी, ये बाकी कांग्रेसियों का क्या होगा? दिल्ली में पकड़ पकड़ कर कहीं ऐसा ना हो कि किसान नेता ही पकड़ के तुम्हारे घरों में धरना दे दें कि तुमने हमारा मूर्ख बनाया, तुम ही तो कह रहे थे सुधार करो कृषि बिलों में और कृषि कानूनों में, आज तुम्हारे कहने से सुधार हुए हैं तो तुम हमें बहका रहे हो कि ये सुधार नहीं है, ये तो किसानों का नुकसान है। तुम हमें झूठ बोल रहे हो। जब इन चीजों का खुलासा होगा, पब्लिक तक ये बात पहुंचेगी, किसानों तक ये बात पहुंचेगी, तो वास्तव में किसानों में मुंह दिखाने लायक ये कांग्रेसी नहीं रहेंगे। और पूरे देश में आप देखिए एक बयार चली है, अब मोदी पे विश्वास बना है, भाजपा पे लोगों का विश्वास बना है कि भाजपा ना तो झूठ बोलती है, ना कोई षड्यंत्र करती है, और जो कहती है वो करती है। और इसलिए अभी तक जितने चुनाव हुए हैं पिछले 2-3 वर्षों में लगातार उसमें भाजपा बढ़त बनाई जा रही है। नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर जैसे रीजन में भाजपा की जीत ये बताती है कि अब पूरा देश का विश्वास भाजपा पे बना है। आने वाले जितने चुनाव आएंगे उसमें भाजपा के अलावा बाकी दल कोई टिकने वाला नहीं है। वंदे मातरम।